स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 2011 वाला भारत और 2026 वाला भारत दोनों एक जैसा है, जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं है। 2011 में अगर कोई कहता कि मैं बिना कैश के अपना पूरा महीना निकाल लूँगा तो शायद लोग उस पर हंसते, लेकिन आज सड़क के किनारे चाय वाले से लेकर बड़ी दुकानों तक UPI से हम पेमेंट कर रहे हैं। 2011 में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स सिर्फ किताबों और कॉन्सेप्ट में हुआ करते थे, लेकिन आज लाखों EV सड़कों पर चल रही हैं। 2011 में OTT प्लेटफॉर्म्स को कोई नहीं जानता था और आज नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार जैसे जो OTT प्लेटफॉर्म है वो हमारे घर के महीने के बजट का हिस्सा हैं। तो साथियों, 2011 में अगर आप याद कीजिए तो 1 GB डेटा का दाम आसमान छूता हुआ होता था। आज वही डेटा भारत की नई डिजिटल इकोनॉमी का सबसे बड़ा फ्यूल बना हुआ है। लेकिन अब ज़रा रुकिए और सोचिए कि देश जब बदल रहा है, जब लोगों के उपभोग का पैटर्न यानी कि कंजम्पशन पैटर्न बदल रहा है, जब टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री बदल गई है, तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था को नापने का पैमाना वही 2011 वाला हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए भारत सरकार ने सिर्फ GDP ही नहीं बल्कि WPI, CPI, IIP, कोर इंडस्ट्रीज और पहली बार सर्विस सेक्टर के लिए एकदम नया सूचकांक ISP को लॉन्च किया है। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमिक्स के नज़रिए से अगर आप देखें तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स लगातार पूछे जाते हैं और सब में बदलाव हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में आंकड़ों और गणित का केवल खेल नहीं होगा, बल्कि हम विश्लेषणात्मक तरीके से समझेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने का नजरिया पूरा का पूरा कैसे बदल गया है। और याद रखिएगा दोस्तों, गुड पॉलिसी बिगिंस विद गुड डेटा, यानी कि अगर आपका डेटा ही गलत है तो बजट, ब्याज दरें, रोजगार नीति सब पटरी से उतर जाएंगी। तो UPSC या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अभ्यर्थियों की तैयारी के लिए यह केवल करंट अफेयर्स नहीं बल्कि प्रीलिम्स और मेंस GS पेपर 3 के लिए एक हॉट टॉपिक है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे और आसान भाषा में समझाएंगे। दोस्तों बिल्कुल सरल शब्दों में समझिएगा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिस पर हम पूरा वीडियो कर रहे हैं वह क्या होते हैं? वास्तव में वह पूरी इकोनॉमी के हेल्थ रिपोर्ट होते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिएगा कि जिस तरह से डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर या पल्स देखकर बताता है कि मरीज की सेहत कैसी है, उसी तरीके से सरकार GDP, CPI और IIP को देखकर देश की आर्थिक सेहत को समझती है। अब आता है सबसे बेसिक सवाल और प्रमुख सवाल कि ये बेस ईयर होता क्या है, आधार वर्ष कहते किसको हैं? तो एक घरेलू उदाहरण लीजिए इसके लिए। मान लीजिए घर में एक बच्चा है, उसकी लंबाई है आज 170 सेंटीमीटर, लेकिन क्या यह लंबाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, यह आप कब बता पाएंगे? यह आप तभी बता पाएंगे जब आपके पास 2016 का रिकॉर्ड हो, और 2016 का रिकॉर्ड जब आप आगे आने वाले वर्षों में कंपेयर करेंगे तो 2016 को हम क्या कहेंगे? बेस ईयर, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो यह एक रेफरेंस पॉइंट है। तो यह जो रेफरेंस पॉइंट है, इसी उसके आधार पर हम कंपैरिजन करते हैं और इसी को हम कहेंगे आधार वर्ष। तो ये जो आधार वर्ष की अवधारणा है यह लगभग सब में चेंज हुई है और सारे के सारे पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले क्या होता था कि भारत सरकार वर्ष 2011 को बेस ईयर माना करती थी, और आज 15 साल के बाद हम 2026 की डिजिटल इकोनॉमी, AI, गिग इकोनॉमी और क्विक कॉमर्स इकोनॉमी को 2011 के चश्मे से जज नहीं कर सकते। तो और पुराने चश्मे से हम अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा डेटा ही हैंग हो जाएगा। तो UPSC के इंटरव्यू में अगर हम सवाल की बात करें तो आप समझिए, आप इस प्रश्न को समझिएगा। मान लीजिए आप भी मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यह नियम था कि हर 5 साल में बेस ईयर बदल दिया जाएगा, लेकिन 2020 में बदलना चाहिए था जो अब तक नहीं बदला गया, क्यों? तो देखिए दोस्तों, 2020 में कोविड महामारी असामान्य वर्ष बना देती है 2020-21 को। फैक्ट्रियां बंद थी, सप्लाई चेन ठप थी। अगर अगर महामारी वाले साल को हम आधार वर्ष बनाते हैं तो इकोनॉमी का चित्र बिगड़ जाता है। इसीलिए सरकार ने रिकवरी का इंतज़ार किया, सर्वे करवाए और आधार वर्ष चुना 2022-23 को, और इसीलिए
2020 को हमने असामान्य वर्ष मानते हुए उसे आधार वर्ष के तौर पर नहीं चुना। तो ये तो आधार वर्ष का पूरा बेस हो गया। यहाँ से आप समझ गए आधार वर्ष क्या होता है और आधार वर्ष कौन सा बना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी की, क्योंकि इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा जो टर्म आप सुनते हैं वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अभी तक जो आधार वर्ष था वह आधार वर्ष था 2011-12 और अब हो गया है वर्ष 2021-22। ये है आपका नया आधार वर्ष। महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इस सारे वीडियो में, इसको नोट भी करते चलिएगा। तो देखिए समस्या कहाँ आ रही थी उसके पहले जानिएगा कि इसको जारी कौन करता है। इसको जारी करता है एनएसओ, जो कि काम करता है MOSPI के अंतर्गत। अब सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है एनएसओ संस्था, जो कि ये आंकड़े जारी करती है। अभी तक समस्या क्या आ रही थी वो समझिएगा। देखिए भारत की असली ताकत है असंगठित क्षेत्र। आपके मोहल्ले की चाय की दुकान, रेहड़ी पटरी वाले, ऑटो चालक, छोटे कारीगर। पुराने जो तरीके थे ना उसमें ये डेटा कहीं कैप्चर नहीं होता था, इस डेटा का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, जिससे जीडीपी के ओवर एस्टिमेशन या अंडर एस्टिमेशन का विवाद बना रहता था। सरकार ने क्या किया? सरकार ने शुरू किया एक नया तरीका, ठीक है। और ये एक नया तरीका क्या है? ASUSE। यह सर्वे जो है जमीनी अर्थव्यवस्था का डेटा देता है। अब ये ASUSE का फुल फॉर्म क्या है? एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस। यह सर्वे सीधे सीधे असंगठित उद्यमों का डेटा जुटाता है, यानी कि अब जीडीपी में भारत की वास्तविक जमीनी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व ऐड कर दिया गया है। और अब हमारे पास होंगे सही डेटा, क्योंकि पहले हमारे पास केवल फॉर्मल इकोनॉमी का डेटा आता था। अब यह असंगठित क्षेत्र, जहां पर गिग वर्कर्स, चाय रेहड़ी पटरी वाले, इन सब को भी शामिल किया जाएगा। तो यहां पर आ गया जीडीपी का मामला। इसके बाद चलते हैं, दूसरा बड़ा जो परिवर्तन है वह है महंगाई के ढांचे में। महंगाई के ढांचे के लिए अगर आप देखोगे तो WPI से लेकर PPI तक सब कुछ बदल दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, यह बदलाव अगले 5 सालों में महंगाई मापने का पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम चेंज करने जा रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी तक क्या है कि WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। जो WPI है वह जारी किया जाता है OEA के द्वारा, जो DPIIT के अंतर्गत काम करता है, यानी कि आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसे जारी किया जाता है। अभी तक इसका आधार वर्ष 2011-12 था, इसका आधार वर्ष भी अब 2022-23 कर दिया गया है, ठीक है। 2022-23 इसका भी आधार वर्ष कर दिया गया है। समझिएगा चेंज क्या हुआ। पहले WPI के कैलकुलेशन में जो होती थी वो 697 वस्तुएं होती थी, और अब 957 वस्तुओं को लेकर के नया WPI डेटा जारी किया जाएगा, जिसमें जो ऐसे आइटम थे जो अब यूज़ में नहीं हैं उन्हें हटा दिया गया है और नए आइटम्स को जोड़ा गया है। तो अब एक बड़ा आकार हो गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स का। सोचिए, गणित मत लगाइए, इसको बिल्कुल आसानी से समझिएगा कि 997 में से अगर आप 957 में से अगर आप 697 वस्तुएं घटा देते हैं, इसका मतलब 260 नए आइटम्स जोड़ दिए गए हैं। असल में जो पुरानी वस्तुएं थी जिनका व्यापार अब बाज़ार में बंद हो गया, उनको हटा दिया गया और नई वस्तुएं जोड़ दी गई। वास्तव में यह रिप्लेसमेंट नहीं, एडिशन भी है। WPI की एक सीमा होती है, एक समस्या होती है, वह समझिएगा कि WPI केवल मंडी या बाज़ार भाव पर यानी कि वस्तुओं को मापता है, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती। लेकिन भारत की इकोनॉमी में 50% से ज़्यादा योगदान किसका है? सेवाओं का। WPI में आप सेवाएं शामिल नहीं करते। तो आप सोचिए, जैसे बैंकिंग है, टेलीकॉम है, IT है, मेडिकल सर्विसेज है, ये सब आपके WPI में आते नहीं थे, क्योंकि WPI में सेवाएं शामिल नहीं होती थी। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए भारत को वो रास्ता दिखाया जिस रास्ते पर विकसित देश चलते हैं, जिसको कहा जाता है PPI। PPI मतलब उत्पादक मूल्य सूचकांक। अब इस PPI में सरकार का ट्रांजिशन प्लान है। सरकार अगले 5 वर्षों में WPI और PPI दोनों को समानांतर चलाएगी और 5 वर्ष के बाद क्या करेगी? WPI को खत्म कर देगी और केवल PPI के डेटा जारी होंगे। क्यों?
पीपीआई को समझिएगा, पीपीआई दो लेवल पर होती है, एक होती है इनपुट पीपीआई और दूसरी होती है आउटपुट पीपीआई। तो अब क्या है कि इनपुट पीपीआई में उत्पाद को माल, जो उत्पादक है वो जो माल बेचता है उसका वास्तविक मूल्य नापा जाता है, और इनपुट पीपीआई में जो कच्चा माल उसने खरीदा है उसकी लागत में होने वाला बदलाव नापा जाता है। यानी दो स्तरों पर, जब उत्पादक ने कच्चा माल खरीदा उस समय क्या उसने कहा उसकी कॉस्ट आई, और जब उसने माल बेचा मार्केट में तो क्या प्राइस मिला, इन दोनों को जारी किया जाता है इनपुट और आउटपुट पीपीआई के नाम से। सर्विसेज पीपीआई जो सबसे क्रांतिकारी कदम है वो ऐड किया जा रहा है। शुरुआती चरण में इन सर्विस पीपीआई में 7 सेवाएं शामिल होंगी, जो कि जिसमें बैंकिंग, टेलीकॉम, बीमा जैसी सेवाओं को शामिल कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन टैक्स, पेंशन फंड्स, रेलवे, हवाई यात्रा, ये सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी सर्विसेज पीपीआई में। तो ध्यान रखिएगा, पीपीआई एक कर तटस्थ मात्रक होता है, मापक होता है। यह जीएसटी और मध्यस्थों के मार्जिन को हटाकर उत्पादक का असली मूल्य मापता है। तो आपको समझ आया डब्ल्यूपीआई की सबसे बड़ी लिमिटेशन, उसमें सर्विसेज नहीं है। पीपीआई में अब सर्विसेज भी शामिल होंगी और वस्तुएं भी शामिल होंगी, और यह कर तटस्थ है, यानी कि जीएसटी और मार्जिन हटा करके देखा जाएगा कि प्रोडक्शन में कितना परिवर्तन हुआ, और नेक्स्ट 5 ईयर में आपका पीपीआई ही जारी होगा। अब सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी समझिएगा। यह वो इंडिकेटर है दोस्तों जो आपके और हमारे किचन से जुड़ा हुआ है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि जो खुदरा महंगाई आपको महसूस होती है। इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है एनएसओ। इसको जारी करता है एनएसओ, और इनका जो नया आधार वर्ष लिया गया है, ठीक है, वह नया आधार वर्ष 2024 है। पहले 2012 हुआ करता था। बास्केट में विस्तार किया गया है, यानी कि कमोडिटीज़ बढ़ाई गई हैं। पहले क्या होता था कि पहले इसमें 299 वस्तुएं होती थीं, और अब इसमें होती हैं 358 वस्तुएं। अब 308 वस्तुएं और 50 सेवाओं को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शामिल किया गया है। तो समझिएगा इसको। यहाँ पर एक एंजल्स लॉ भी आपके लिए समझना है, क्योंकि एंजल्स लॉ से पता चलेगा कि किस तरीके से कंजम्पशन पैटर्न बदलता है। तो जैसे जैसे देश की आय बढ़ती है, एंजल्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे देश की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे लोग भोजन से ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देंगे सेवाओं पर, जैसे कि स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, मनोरंजन पर, इंटरनेट पर। आप भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे, जैसे ही परिवार की आय बढ़ती है तो लोग ज़्यादा खाना नहीं शुरू कर देते ना, वे अन्य सेवाएं ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। ये था एंजल का नियम। सीपीआई की जो नई बास्केट बनाई जा रही है, जो नई टोकरी बनाई जा रही है, जिसमें मैंने बताया कि 308 गुड्स होंगे और 50 सेवाएं होंगी, यह पूरे के पूरे फूड वेटेज को पुनर्गठित करके बनाया जा रहा है और सेवाओं को अधिक स्थान दिया जा रहा है। तो यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और बेसिकली महंगाई का जो हम महसूस करते हैं उसमें हो रहा बड़ा परिवर्तन है। इसके साथ साथ आरबीआई जब भी रेपो रेट तय करता है, उसको बढ़ाता है या घटाता है, तो वह क्या देखता है? वह देखता है सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। इसीलिए सीपीआई को मौद्रिक जो एक तरीके से कहिए मौद्रिक नीति का नॉमिनल एंकर भी कहा जाता है। अब आप देखिए क्या होता है कि सीपीआई अगर बढ़ी हुई है तो आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट बढ़ा देगा तो क्या होगा? महंगाई और लोन की ईएमआई दोनों महंगी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर सीपीआई घट गई है तो आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट घटाएगा और आपकी ईएमआई सस्ती होगी। तो ध्यान रखिएगा, आप न्यूज़ में सुनते होंगे ना कि रेपो रेट बढ़ा या रेपो रेट कम हुआ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है सीपीआई का बढ़ना या सीपीआई का कम होना। अगर सीपीआई कम हुई है तो रेपो रेट भी कम हो जाएगी, और सीपीआई बढ़ रही है तो रेपो रेट भी बढ़ेगी। ये इसी पॉलिसी के बेस पर पूरा का पूरा चक्र चल रहा है दोस्तों। अब जो अगला बड़ा परिवर्तन किया गया है वो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, यानी कि आईआईपी में। यह डेटा कौन जारी करता है? एनएसओ जारी करता है, जो कि एमओएसपीआई के अंतर्गत काम करता है। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या करता है? यह महंगाई नहीं बल्कि फैक्ट्रियों के वास्तविक उत्पादन को, यानी कि आउटपुट वॉल्यूम को मापता है। ठीक है। संरचनात्मक बदलाव इसमें क्या किए गए हैं? सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि पहले आईआईपी केवल 3 क्षेत्रों को नापता था, खनन, विनिर्माण और बिजली। अब एक नया क्षेत्र जोड़ दिया गया है इसमें, जल आपूर्ति, सीवेज और अपशिष्ट प्रबंधन का, यानी कि वाटर सप्लाई, सीवेज और वेस्ट मैनेजमेंट का, और इसको वेटेज दिया गया है 2% का। तो अब एक नया
क्षेत्र इसमें जुड़ गया है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्री के नज़रिए से सीधा सीधा प्रश्न बनने वाला है। और पॉलिसी के तरीके पर अगर इस पर बात करें तो यह बदलाव दर्शा रहा है कि भारत सरकार अब सस्टेनेबिलिटी यानी कि सततता, SDG 6 स्वच्छ जल और सर्कुलर इकोनॉमी को भी औद्योगिक विकास का अभिन्न अंग मानने जा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण कोर इंडस्ट्रीज़ में चेंज किया गया है। और कोर इंडस्ट्रीज़, अब तक हम क्या करते थे, कोर इंडस्ट्रीज़ में 8 इंडस्ट्रीज़ को स्थान दिया जाता था। आपने अपने नोट्स में बनाए होंगे, और नहीं बनाया है तो बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और कोल, ये 8 सेक्टर्स को कोर इंडस्ट्री माना जाता था। एक नया कोर इंडस्ट्री जोड़ा गया है और वह क्या है, लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर। तो अब सोचिए इसका क्या कारण है। इसका कारण यह है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील उद्योग को आयरन ओर का एक बैकवर्ड लिंकेज और रणनीतिक महत्व अगर देखें तो बहुत बढ़ गया है। इसलिए इस सेक्टर को भी कोर इंडस्ट्रीज यानी कि बुनियादी उद्योगों में शामिल कर लिया गया है। और अब बात करेंगे नई इकोनॉमी के नए पैमाने की जो भारत सरकार शुरू करने जा रही है, और वो है ISP यानी इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। साथियों, 2026 में भारतीय सांख्यिकी तंत्र की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कमी को पूरा किया जा रहा है। समस्या क्या थी कि भारत के GVA में 52% से अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। IT, बैंकिंग, दूरसंचार, एविएशन, टूरिज्म, ये देश की आधी इकोनॉमी है। लेकिन हर महीने जो नापने का कोई इसका मासिक इंडेक्स कभी जारी ही नहीं होता था कि ये कितना बढ़ा या कम हुआ। सरकार ने इसी के समाधान के लिए लॉन्च किया है ISP यानी कि इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन कौन इसे जारी करेगा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिएगा कि ISP को जारी करेगा NSO, और जो कि किसके अंतर्गत आएगा आप कमेंट करके बताइए। मैंने 2-3 बार आपको बता रखा है NSO किसके अंतर्गत आता है। दूसरा, नया आधार वर्ष क्या है इनके लिए, 2024-25 है, जिसमें 19 उप क्षेत्र हैं। 60 दिन के अंदर इसका हर 60 दिनों पर प्रकाशन किया जाएगा। तो एक तरीके से हर 2 महीने पर इसका प्रकाशन प्रारंभ होगा, और यह एक नया इंडिकेटर है जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो अब तक हमने जितना पढ़ा मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ। GDP NSO MOSPI के अंतर्गत जारी होगा। नया आधार वर्ष 2022-23 है। ASUSE सर्वे के असंगठित क्षेत्रों का डेटा ऐड किया गया। WPI OEA जारी करता है। 22-23 आधार वर्ष है। 957 वस्तुएं हो गई हैं, PPI में विलय कर दिया जाएगा। PPI क्या है, OEA जारी करता है। नया सूचकांक है जिसमें वस्तुएं और 7 सेवाएं हैं, और ये कर तटस्थ है, ये पॉइंट याद रखिएगा। CPI NSO जारी करता है। 2024 आधार वर्ष है। RBI का एंकर है। 358 इकाइयाँ हैं जिसमें सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है। IIP जो कि NSO द्वारा जारी किया जाता है, 2022-23 इसका आधार वर्ष है। चौथा क्षेत्र इसमें जोड़ दिया गया है, जल और अवशिष्ट प्रबंधन। ICI क्या है, ये OEA द्वारा जारी किया जाएगा। 22-23 आधार वर्ष है। 9वां उद्योग जोड़ा गया है जिसका है लौह अयस्क। और ISP बिल्कुल नया जो शुरू हो रहा है वो NSO जारी करेगा। 24-25 आधार वर्ष होगा, और 19 सेवा उप क्षेत्रों की मासिक ट्रैकिंग की जाएगी। इतनी चीज़ें हम लोगों ने अब तक डिस्कस की। अब मैं आपको थोड़े से मिथ बस्टर्स दे रहा हूं जहां पर आपको UPSC ट्रैप कर सकता है, जिससे आप एग्जामिनेशन में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके लिए ये ट्रैपिंग पॉइंट होंगे। जैसे आपसे कहा जाएगा कि CPI और GDP डेटा RBI जारी करता है, तो आप ध्यान रखिएगा NSO जारी करता है। WPI में सेवा क्षेत्र शामिल है, बिल्कुल नहीं, ये केवल वस्तुओं के लिए होता है, सेवाएं PPI में होती हैं। IIP में केवल 3 क्षेत्र होते हैं, नहीं, अब चौथा क्षेत्र जुड़ गया है, वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट का। आधार वर्ष बदलने से GDP रातों रात बढ़ जाती है, बिल्कुल नहीं, इकोनॉमी नहीं बदलती, सिर्फ मापने की विधि सटीक हो जाती है आधार वर्ष बदलने से। ये पॉइंट्स हैं आपके लिए। अब एक प्रश्न भी आपके लिए जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जिसका जवाब देना है। प्रश्न सुनिएगा, भारत के आर्थिक सूचकांकों में हालिया बदलावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी कि PPI थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में कर तटस्थ है, और इसमें सेवाएं भी शामिल हैं। पॉइंट नंबर 2, कोर उद्योगों की सूची में लौह अयस्क को 9वें उद्योग के रूप में जोड़ा गया है। पॉइंट नंबर 3, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन ISP का प्रकाशन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। A केवल 1 और 2,
2 केवल 2 और 3, सी केवल 1, 1, 2 और 3, डी। आपको कमेंट करके उत्तर देना है और इस पीपीटी को मैं शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, मैं जिसका लिंक अभी वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, जिसके आपके पास ये सारे डेटा और रिकॉर्ड्स मजबूत तौर पर उपलब्ध रहें। सारे ये आप ध्यान से नोट करिएगा, मैं इसका टेलीग्राम पर पीपीटी शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों अब बहुत सिंपल और फाइनल बात दोस्तों, यह थी 2011 से लेकर के 2026 तक के भारत की सांख्यिकी तंत्र में आए बड़े बदलावों की पूरी कहानी। याद रखिएगा दोस्तों, जो देश अपना डेटा सही नहीं मापता उसकी नीतियां कभी भी सही दिशा में नहीं जा सकती। अगर आपको यह पूरी विश्लेषणात्मक जो वीडियो है पसंद आई हो तो इसे केवल रटिए मत, कॉन्सेप्ट्स को समझिए। मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताया हुआ है, क्योंकि यूपीएससी में रटे हुए आंकड़े नहीं बल्कि समझी हुई इकोनॉमी पूछी जाती है। अपने विचार कमेंट करके साझा कीजिएगा, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे देता हूं। जो बच्चे 2027, 2028 या 2029 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे नए बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि अभी कल शुरू हुए हैं। हमारे नए बैचेस मात्र 9,999 रुपये की स्टार्टिंग प्राइस से शुरू हो रहे हैं, जिसमें 18 बुक का सेट आपके घर पर आएगा। आपको रेगुलर क्लासेस दी जाएंगी, मेंटरशिप और ढेर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। कोर्स को खरीदने से पहले अगर आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये मेरा कोड है। इसके साथ साथ आप मुझसे जुड़ जाइए, जिसमें आपको मैं टेलीग्राम पर इसका पीपीटी भी शेयर कर दूंगा और इंस्टा पर भी मेरी आईडी सेम है, यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से। यहाँ पर आप कनेक्टेड रहेंगे तो मेरे सारे वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहेंगे और साथ ही साथ अपडेटेड भी आप रहेंगे। और अगर मुझसे किसी भी प्रश्न पर, किसी भी मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं या एडमिशन लेने में कोई दिक्कत हो रही है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।